Hello, everyone. Welcome again, and welcome to the second lecture of the class ninth, chapter 5. और इस लेक्चर में आज हम स्टडी करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेल्स, सेल के कितने टाइप्स होते हैं, और प्लस हम और भी चीज़ें स्टडी करेंगे, जैसे कि सेल की जो बेसिक डेफिनेशन है वो एक्चुअली में है क्या, जो हमने पढ़ी थी लास्ट टर्न पे कि बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, उसका मीनिंग क्या होता है एंड ऑल दैट. सो वी विल कवर इट अप ऑल दी, जितने भी हमारे टॉपिक्स हो सकते हैं. कोशिश करेंगे वीडियो को लेंदी नहीं रखें. एंड सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स कंटिन्यू. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए एक डेफिनेशन जो हमने बचपन से पढ़ी है, दैट सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, राइट. सो स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट, तो ये इसका मीनिंग क्या है? ओके, तो इसको पढ़ते हैं. सो इमेजिन दैट देयर इज अ वॉल, एक पूरी की पूरी एक वॉल है. ओके, एक पूरी की पूरी एक दीवार है. ये इस तरीके से एक दीवार है पूरी की पूरी, और इस दीवार में आपको क्या दिखाई देगा? ऑब्वियसली ब्रिक्स, यानी कि ईंटें दिखाई देंगी, राइट. इस तरीके से ईंटें लगी हुई होती हैं, और अगर हम डिज़ाइन भी बनाना चाहें तो वी कैन ड्रॉ इवन द डिज़ाइंस. ओके, लाइक दिस. ठीक है, तो अगर हम कहें कि ये वॉल्स, जो ये वॉल है पूरी की पूरी, ये किससे बनी हुई है? सो यू विल आंसर कि सर ब्रिक से बनी हुई है, राइट. एग्जैक्टली. सो दिस पर्टिकुलर कंप्लीट वॉल, ये जो पूरी की पूरी वॉल है, ये किससे बनी हुई है? ब्रिक्स से. और इसमें एक ब्रिक नहीं है, बहुत सारी ब्रिक्स हैं. सो 1 2 3 4, वी कैन पुट द नंबर ऑल्सो. लेकिन अगर हम कहें कि बहुत बड़ी दीवार है, बहुत लंबी दीवार है, और दीवारें ही दीवारें हैं, राइट. सो उसमें बहुत सारे ब्रिक्स होंगे. सिमिलरली, जैसा कि हम कह रहे हैं कि इसकी यूनिट क्या हुई, वॉल की यूनिट, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है वॉल के अंदर जो बार बार रिपीट हो रही है? तो हम कह सकते हैं उसके अंदर ब्रिक रिपीट हो रहा है, राइट. एक एक ब्रिक जो है, एक ब्रिक बार बार रिपीट हो रही है, उसको जब हम एक सीरीज, एक मैनर में अरेंज करते हैं, सो वी आर गेटिंग द वॉल. तब हमें क्या मिलती है? एक वॉल मिलती है. बिल्कुल सिमिलर तरीके से सिमिलर तरीके से हमें क्या मिलता है? हमें सिमिलर तरीके से जब हम कोई भी ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, तो ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? सेल्स प्रेजेंट होते हैं. तो ईच ब्रिक इज अ सेल. हर एक ब्रिक को अगर हम सेल मान ले, और अगर हम वॉल को एक ऑर्गेनिज्म मान ले, तो सेल और ऑर्गेनिज्म का भी कंपोजिशन वही होगा जो एक ब्रिक और वॉल का कंपोजिशन होता है. मतलब कि बहुत सारे सेल्स मिलके क्या बनाएंगे? एक ऑर्गेनिज्म को बनाएंगे. ओके, इसीलिए हम इसको बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट. मतलब स्ट्रक्चर में हम इससे छोटा कोई सेपरेट यूनिट नहीं बना सकते. ठीक है, जो सेल ऑर्गेनल्स हैं बेटा, हम उसको निकाल करके दिखा सकते हैं कि दिस इज द सेल ऑर्गेनल, बट उसको अगर हमने बाहर निकाल दिया सेल से, तो वो ऑर्गेनल भी मर जाएगा, इट विल डाई. ऑर्गेनल तो वो डिस्ट्रॉय हो ही जाएगा, प्लस द सेल विल ऑल्सो डाई, क्योंकि उसके पास ऑर्गेनल नहीं है. तो सबसे छोटी यूनिट जो केपेबल है खुद जिंदा रहने के लिए, ओके, अगर आप उसको न्यूट्रिशन वगैरह देते रहो, सो जो केपेबल है, दैट इज द सेल. सो दैट्स वाई वी आर सेइंग, इसलिए हम बोल रहे हैं कि सेल जो है वो एक फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जा सकती है. ओके, नाउ अगर हम इसमें स्ट्रक्चर की बात करें, तो जैसा कि आप देख सकते हो, कोई भी हम सेल ले लें, वेदर एनिमल सेल और प्लांट सेल. आपकी स्क्रीन पे जो लेफ्ट हैंड साइड पे है बेटा, वो दैट इज द प्लांट सेल, और राइट हैंड साइड पे जो है वो एक एनिमल सेल है. तो आप देख रहे हो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें कॉमन है, जैसे कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन, माइटोकॉन्ड्रिया, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कॉमन. लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो स्पेसिफिकली प्लांट में ही प्रेजेंट है. फॉर एग्जाम्पल लाइक क्लोरोप्लास्ट, राइट. क्लोरोप्लास्ट आपको कहीं पर भी एनिमल्स में नहीं मिलेगा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है? फोटोसिंथेसिस. और फोटोसिंथेसिस किस में होता है? केवल प्लांट्स में. सो सिमिलरली सेल वॉल, and similarly in the plants we are not going to have the centrioles. plants के अंदर centrioles नहीं होगा, केवल animals में present होता है. ये centriole क्या होता है? दरअसल सेंट्रियोल एक ऐसा सेल ऑर्गेनल होता है जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है. ठीक है,
बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स, वो आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा नहीं दे रखा है, सो हम उसको थोड़ा सा कवर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे. देन सिक्रेटरी वेसिकल, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन वी हैव, देन लाइसोसोम, राइबोसोम, वैक्यूल, गोल्गी एपरेटस. तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट है. ठीक है, और मोस्ट ऑफ द थिंग्स तो कॉमन ही है जैसा कि आप देख सकते हो. ओके, सो नाउ अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स. कितने टाइप के सेल्स होते हैं? यस, सेल भी दो टाइप्स के होते हैं. कौन कौन से? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. ये आपने नाम तो सुने हुए हैं, बट व्हाट इज प्रोकैरियोटिक एंड व्हाट इज यूकैरियोटिक? सो इसका हम क्या कर लेते हैं बेटा? संधि विच्छेद. तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर प्रो मतलब प्रिमिटिव, प्रो मीन्स प्रिमिटिव. प्रिमिटिव का यहां पर मतलब होता है कि जो पुराना हो, काइंड ऑफ लाइक प्रोटो मीन्स फर्स्ट वन, जो सबसे पहले प्रेजेंट था. ठीक है, और कैरियो, द वर्ड कैरियो इट मीन्स न्यूक्लियस. इसका क्या मतलब होता है? न्यूक्लियस. तो प्रोटो मतलब पहले ज़माने के, एक एंशियंट टाइम का न्यूक्लियस जिस सेल्स के पास हो, उसको हम क्या बोलेंगे? काइंड ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स. ठीक है, सो प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड कैरियो मीन्स न्यूक्लियस. सो द सेल्स विद प्रिमिटिव यानी कि बहुत पुराने टाइप का न्यूक्लियस, दैट्स कॉल्ड द प्रोकैरियोटिक सेल. इन पर्टिकुलर सेल्स की खास बात ये होती है कि दे लैक, मतलब कि कमी होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की. तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है. ओके, और जिसकी वजह से इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, दैट मीन्स द डीएनए, वो सेल में चारों तरफ फैला हुआ रहता है. ठीक है, और जो जेनेटिक मटेरियल दैट मीन्स जो डीएनए है, वो साइटोप्लाज्म जो होता है उसके डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है. ठीक है, और उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियोइड. फॉर एग्जाम्पल इसका छोटा सा एक डायग्राम भी ड्रॉ कर लेते हैं तो हमारे बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सेल एंड दिस विल बी नाउ द न्यूक्लियस. हालांकि इतना लंबा नहीं होता है, वो बहुत छोटा सा होता है, बट काइंड ऑफ डीएनए इस तरीके से होता है. ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी मेम्ब्रेन, इसके चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन, इस तरीके से कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी. तो क्योंकि मेम्ब्रेन नहीं होती है तो हम उसको डिलीट कर देते हैं मेम्ब्रेन को, बिकॉज कोई मेम्ब्रेन होती ही नहीं है. ओके, नाउ दे डू नॉट कंटेन एनी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल. ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमने तो अभी कहा कि केवल और केवल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती. नहीं, दरअसल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो क्या, कोई भी और मेम्ब्रेन नहीं होती, केवल एक मेम्ब्रेन होती है, दैट इज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन. एक मेम्ब्रेन होती है सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं. इसके अलावा इसके अंदर कोई और मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है. ठीक है, तो कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड, कोई भी स्ट्रक्चर, यानी कि जो सेल ऑर्गेनल होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड, वो नहीं मिलेंगे. केवल और केवल राइबोसोम से एक ऐसे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल हैं जो मिलेंगे. राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है. ठीक है, राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, और इसीलिए हमें राइबोसोम्स इसके अंदर मिल जाएंगे. ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम BGA बोल देते हैं. ओके, BGA, या जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी बोल देते हैं. तो ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया, दिस इज द सेम थिंग. सो प्रोकैरियोटिक में क्या नहीं होता? एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, जिसकी वजह से जो डीएनए है वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में होता है. एंड सेकेंडली, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं होता. ठीक है, ओके. द दूसरे टाइप का जो सेल है, दैट्स कॉल्ड द यूकैरियोटिक सेल. नाउ इन द केस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल, अब इसकी अगर हम संधि विच्छेद करें, इस टर्म को स्प्लिट करें, तो यू का मतलब होता है ट्रू, एंड अगेन द कैरियो वर्ड मीन्स न्यूक्लियस. तो ऐसे सेल्स जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस है, ट्रू न्यूक्लियस मीन्स वेल डेवलप्ड, अच्छा खासा न्यूक्लियस प्रेजेंट है. सो यू मीन्स ट्रू एंड कैरियो मीन्स न्यूक्लियस. सो सेल्स विद द ट्रू न्यूक्लियस आर कॉल्ड द यूकैरियोटिक सेल्स. ये वेल डेवलप्ड और एडवांस्ड सेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं. मतलब ऐसे सेल्स हैं एक्चुअली में जो कि एफिशिएंट हैं, जो कि बहुत अच्छे से अपनी एक्टिविटीज़ को कैरी आउट कर सकते हैं. नाउ इंपॉर्टेंट थिंग, इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है, और प्लस ऐसे सेल ऑर्गेनल्स भी हैं जिनके चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है. ओके, तो ऐसे सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट हैं जिनके चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है, और ऐसे भी प्रेजेंट हैं जिनके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल राइबोसोम्स जो हो गए, राइबोसोम्स ऐसे होते हैं जिनके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं होती है. तो राइबोसोम्स यूकैरियोट में तो है ही, प्रोकैरियोट में भी है. मतलब प्रोकैरियोट में तो हमने अभी पढ़ा कि प्रोकैरियोट्स में होते हैं राइबोसोम्स, लेकिन ये यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होते हैं. तो यूकैरियोट्स का डबल फायदा है कि इसमें नॉन मेम्ब्रेन बाउंड वाले तो होंगे ही होंगे, और मेम्ब्रेन बाउंड वाले भी होंगे.
ठीक है। और ऑब्वियसली जो डीएनए है उसके चारों तरफ क्या होती है, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, डीएनए की चारों तरफ एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस है प्रॉपर। सो अगर हम कहें कि ये हमारा एक यूकैरियोटिक सेल है तो उसमें हम एक इस तरीके से जो न्यूक्लियस बनाते हैं, ये बेटा हमारा यूकैरियोटिक सेल होता है हमेशा। ओके अगर हम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोट को एक साथ देखेंगे ना तो लगभग ऐसा साइज आएगा। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं कंपेयर टू यूकैरियोटिक, तो दिस विल बी योर प्रोकैरियोटिक सेल, दिस इज द प्रोकैरियोटिक एंड दिस इज द यूकैरियोटिक, ठीक है। तो साइज में इतना डिफरेंस है। ओके कुछ डिफरेंसेस की बात करें अगर, दैट सम ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, सो ये आपको फाइंड आउट करना है। हालांकि मैं एक दो डिफरेंस बता देता हूँ। ऑब्वियसली आपके माइंड में एक तो आ ही गया होगा कि एक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, एक में एब्सेंट है। दूसरा मैं एक और बता देता हूँ इंपॉर्टेंट थिंग, दैट एक तो साइज़ हमने देख लिया, तो साइज़ में भी आप फ़र्क बता सकते हो कि यूकैरियोटिक जो होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू द प्रोकैरियोटिक, ठीक है। तीसरा आप बता सकते हो कि यूकैरियोट्स में मोर देन 1 क्रोमोसोम्स हो सकते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स में जनरली एक ही क्रोमोसोम होता है, ठीक है। तो ये भी एक डिफरेंस है। लेट्स कंटिन्यू फर्दर अबाउट द शेप एंड साइज ऑफ द सेल। दरअसल शेप और साइज जो है किसी भी सेल की वो बहुत ज़्यादा हद तक डिपेंड करती है उसके फंक्शन पे। आप देखते हो ह्यूमन के अंदर एक तो न्यूरॉन है जिसकी शेप है इलोंगेटेड है, ये ब्रांच्ड है, और एक आरबीसी है जिसकी शेप होती है बाइकॉनकेव, फिर एक स्पर्म का सेल है, फिर एक बोन का सेल, ये सब के सब ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट है और सबकी शेप अलग अलग है, राइट। सबकी शेप अलग अलग क्यों है? बिकॉज इनका फंक्शन अलग अलग है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी सेल है उसकी शेप और साइज किस पे डिपेंड करेगा? उसके फंक्शन पे। यानी कि अगर फंक्शन बहुत ज़्यादा करना है उसको, फॉर एग्जांपल लाइक अगर उसको नर्व कंडक्शन करना, अपना मैसेजेस को ट्रांसपोर्ट करना है यहाँ से लेकर के इस एंड तक, तो उसको बहुत हो सकता है बहुत लेंथ तक जाना पड़े। हो सकता है कोई लेट्स से जैसे हाथी है, अब हाथी के पूंछ पे अगर हमने कोई पिन चुभाई तो उसको सेंस कैसे हो जाएगा? क्योंकि उसके पूंछ से एक सेल जो है वो सिग्नल को रिसीव करेगा कि पिन चुभाई गई है और फिर वो उसके ब्रेन तक लेके जाएगा। तो ये बीच में जो काम हुआ है इसके लिए क्या चाहिए हमें बेटा? न्यूरॉन चाहिए। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हमें क्या चाहिए? फंक्शन के हिसाब से शेप और साइज चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे कि एक अमीबा है, ओके। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसको अपना खाना खुद ढूंढना पड़ता है, एक्सक्रीशन, रेगुलेशन, एवरीथिंग उसको खुद ही करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली हो सकता है उसको कहीं पर अपना साइज को छोटा करना पड़े, कहीं पर बड़ा करना पड़े। तो ऐसे केस में उसका साइज जब साइज और शेप उसकी कैसी है? शेप बेसिकली इर्रेगुलर। इर्रेगुलर का मतलब ये है कोई भी फिक्स नहीं है, हो सकता है ऐसी हो सकता है ऐसी हो जाए, हो सकता है इस तरीके से भी हो सकती है, ओके। तो इट इज़ इर्रेगुलर, मतलब कुछ भी फिक्स्ड नहीं है, ठीक है, ओके। द नेक्स्ट शेप दैट वी हैव इज नर्व सेल। एक्चुअली में नर्व सेल जो होता है वो हमने जैसे कि हमने पढ़ा इलोंगेटेड एंड ब्रांच्ड। तो इलोंगेटेड का मतलब यह है कि इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, ओके। लेंथ में काफ़ी बड़ा है, एज यू कैन सी इतना बड़ा है। और कितना हो सकता है लेंथ में? अप्रॉक्सीमेटली 1 से लेकर के 2 मीटर तक जा सकता है आराम से, ये आराम से जा सकता है। और ऑब्वियसली जैसे मैमल्स की अगर बात करें तो वेल हो गई एक मैमल बहुत बड़ी, तो उसमें तो हो सकता है और भी बड़े हों, ओके। सो मोर देन 1 to 2 मीटर भी हो सकते हैं। जो एलिफेंट है वो भी एक बहुत बड़ा मैमल है, बहुत बड़ा एक एनिमल है, तो उसमें भी ये बड़े हो सकते हैं। लेकिन अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर, 1 से 1.5 मीटर के आसपास, क्योंकि इतना इससे ज़्यादा तो ह्यूमन की भी लेंथ नहीं होती है, लंबाई नहीं होती है, हाइट नहीं होती है, राइट, ओके। नाउ आफ्टर दैट वी ऑल्सो शुड नो अबाउट द ब्रांच। इसमें लिखा है ब्रांच्ड होता है, तो आप देख सकते हो इसमें ब्रांचिंग निकली हुई है, राइट। तो ये ब्रांचिंग एक्चुअली में क्या कर रही है? ये एरिया कवर कर रही है। तो इसको मैसेज यहाँ से भी मिल सकता है, यहाँ से भी मिल सकता है, इसको मैसेज यहाँ से भी रिसीव कर सकता है, मैसेज ये मैसेज यहाँ से भी कर सकता है, यहाँ से, हर जगह से ये मैसेज को रिसीव करने के लिए केपेबल बनना चाहता है। इसी वजह से ये क्या हुआ है एक्चुअली में, इसने अपने स्ट्रक्चर को क्या कैसे करा है? ब्रांच्ड करा है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स में हालांकि 2 सेल्स हैं हमारे पास यहाँ स्क्रीन पर, WBC और RBC। हम RBC के बारे में डिस्कस करते हैं।
इट इज बाइकॉनकेव इन शेप। तो बाइकॉनकेव का मतलब क्या होता है? बाई मतलब इसका भी अगर संधि विच्छेद करें तो बाई का मतलब क्या होता है? टू, एंड कॉनकेव मीन्स जो कॉनकेव साइड होती है, तो आपने लेंस में पढ़ा होगा कुछ इस तरीके का, राइट तो दिस इज बाइकॉनकेव। ये एक कॉनकेव साइड है, ये दूसरी कॉनकेव साइड है, तो इसलिए बाइकॉनकेव मतलब दोनों साइड से पिचका हुआ है। ऐसा क्यों है? ऐसा करने से बेटा आरबीसी ने क्या करा है, अपना सरफेस एरिया इंक्रीज कर लिया। जब उसने अपना सरफेस एरिया इंक्रीज कर लिया तो उसका जो एब्जॉर्प्शन है, मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 को जो एब्जॉर्ब करके लेके जाता है, तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से गैसेस का जो ट्रांसपोर्ट है ये बहुत अच्छे से कर सकता है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ हैविंग अ बाइकॉनकेव शेप। तो इसका फंक्शन और इसका शेप इंटर रिलेटेड है, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ओवम। तो ओवम इज राउंड एंड स्फेरिकल, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। सो इट्स राउंड एंड स्फेरिकल क्योंकि ये एक पूरा का पूरा एक ग्लोबुलर लाइक स्ट्रक्चर है और इसको हर तरीके से स्पर्म की एंट्री चाहिए होती है। अगर स्पर्म एंटर नहीं करा तो ये ओवम पूरा का पूरा बेकार हो जाएगा। सो दैट्स वाई इट्स ग्लोबुलर शेप, कहीं से भी जल्दी से स्पर्म एंटर कर जाए। Now bone cells, they are actually branched cells. ये आपको दिख रहा है शेप में स्क्रीन पर, these are the branched shapes. Okay, the sperm they are flagellated. इसमें flagella present होता है बेटा। ये जो टेल है इसमें, टेल लाइक स्ट्रक्चर, that's actually a flagella. इसके हम टेल जो होती है उसको flagella बोलते हैं। तो मतलब ये जो flagella लाइक स्ट्रक्चर है हम इसको सॉरी टेल बोलते हैं। सो ये फ्लैजिलेटेड सेल्स है। ओके, तो फ्लैजिलेटेड सेल ह्यूमन बॉडी में केवल एक ही होता है एंड दैट इज द स्पर्म। मतलब मूव करने वाला जो है सेल इस तरीके से, जिसके पास एक स्पेशली टेल है, तो ह्यूमन बॉडी में एक ही सेल है एंड दैट इज द स्पर्म। ओके, नाउ फैट सेल्स की अगर बात करें तो फैट सेल्स आर राउंड एंड स्फेरिकल। फैट सेल्स इसका केस हम अलग से देख लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दैट दिस इज अ फैट सेल, तो बेटा इसमें पता है क्या होगा, जो फैट है वो पता है कहाँ स्टोर होता है, क्योंकि जो फैट सेल है वो तो फैट स्टोर करेगा। तो ये जो बीच में जो जगह है ना इतनी बड़ी, जो हम येलो से दिखा रहे हैं, एक्चुअली दिस एरिया इज मेंट फॉर फैट स्टोरेज। यहाँ पर फैट स्टोर होगा। तो फिर इसका न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म वो कहाँ है? एक्चुअली न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म ऑल विल बिकम पेरिफेरल, मतलब कि वो पेरीफेरी पे आ जाएगा, कोने पे आ जाएगा। दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज द साइटोप्लाज्म। तो ये आ गया इसका साइटोप्लाज्म। तो सब कुछ कहाँ आ गया? पेरीफेरी, कोने पे आ गया, ठीक है। तो दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज साइटोप्लाज्म। और फैट सेल को हम क्या बोल देते हैं? एडिपोसाइट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? एडिपोसाइट। ये चैप्टर 6 में भी आएगा, तो हम अगर अभी जान लें तो कोई बुराई नहीं है। तो हम क्या बोलते हैं इसको? एडिपोसाइट या फिर फैट सेल। इसका काम ही यही है कि फैट स्टोरेज। तो इसने अपने आप को राउंड स्फेरिकल कर लिया, क्यों? ताकि मैक्सिमम अमाउंट में फैट को स्टोर कर सके। और इसने अपना न्यूक्लियस क्या कर लिया? बिल्कुल न्यूक्लियस और ये साइटोप्लाज्म क्या कर लिया? पेरीफेरी पे पहुंचा लिया। पेरीफेरी पे मतलब कोने पे पहुंचा लिया, पेरीफेरी, ठीक है। तो पेरिफेरल न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म हो जाता है फैट सेल के अंदर, ताकि वो फैट को स्टोर कर सके। ओके, तो दिस इज हाउ द शेप एंड साइज ऑफ द सेल्स आर एक्चुअली रिलेटेड टू देयर फंक्शन, ठीक है बेटा। इस तरीके से रिलेटेड होते हैं। अगर हम बात करें ये जो पर्टिकुलर एग्जांपल बचा हुआ है कि सेल्स इन द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, तो उसके पास ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स क्या करते हैं? एक्चुअली में सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे। अगेन सरफेस एरिया इंक्रीज होगा इंटेस्टाइन में, तो क्या होगा? एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। तो इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्टेड फूड है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करा सकते हैं, है ना। हम नहीं चाहते कि जो भी हमने डाइजेस्टेड फूड को डाइजेस्ट कराए तो डाइजेस्टेड फूड वेस्ट हो जाए। तो उसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? जब हम सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देंगे। तो ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए ही ये सब काम करे गए हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम पढ़ लेते हैं और इसको स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इसके बारे में थोड़ा सा एक पार्ट पढ़ लेते हैं। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल एक्चुअली में होता क्या है?
स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि अगर हम सेल के अंदर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सेल को अगर स्ट्रक्चर वाइज अगर डिवाइड करें तो ऐसे कितने कंपोनेंट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, चाहे वो एनिमल सेल हो चाहे वो प्लांट सेल हो। तो हमने देखा कि हम एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब में होती है, दूसरा न्यूक्लियस सब में होता है। हम यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं क्योंकि प्रोकैरियोट्स का स्ट्रक्चर, प्रोकैरियोट्स की एक्चुअली में स्टडी ही अलग होती है, तो हम फिलहाल यूकैरियोट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। देन साइटोप्लाज्म, तो हर एक के अंदर साइटोप्लाज्म होगा, हर एक के अंदर न्यूक्लियस होगा, हर एक के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, वेदर इट इज़ फंगस, वेदर इट इज़ प्लांट, वेदर इट इज़ एनिमल, कुछ भी हो उसके अंदर ये तीन चीज़ें तो होंगी। तो हमने क्या करा, उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि एक्चुअली में सेल वॉल भी तो होता है, यहाँ पे तो सेल वॉल भी दिखा रखी है। तो एक्चुअली में सेल वॉल भी होती है, बट इन केस ऑफ एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है, तो उसमें कैसे डिवाइड करेंगे फिर? सो दैट्स वाई हमने यहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिया है, सेल वॉल नहीं लिया। ओके, सो देयर इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देयर शुड बी अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देयर शुड बी अ न्यूक्लियस एंड देयर शुड बी अ साइटोप्लाज्म। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम अलग से पढ़ते हैं, न्यूक्लियस को अलग से पढ़ते हैं, फिर साइटोप्लाज्म जब हम पढ़ते हैं उसके अंदर हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। तो डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनल्स को हम कब पढ़ेंगे? जब हम एक्चुअली साइटोप्लाज्म को स्टडी करेंगे। ओके, सो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड पोर्शन ऑफ ए न्यूक्लियस, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द साइटोप्लाज्म, एंड उसके बाद हम साइटोप्लाज्म में देखेंगे सेल ऑर्गेनल्स, अलग अलग टाइप के सेल ऑर्गेनल्स, उनके फंक्शन, हर चीज़ को कवर करेंगे। ओके बेटा, सो वी विल स्टार्ट दिस टॉपिक्स in the next video. So see you in the next video.